आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का 5th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम SN1 और SN2 के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे और समझेंगे कि उनका किस तरीके से क्या यूज़ होता है और कहाँ ये इनको इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग SN रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन का कौन सा नेचर है और वो किस तरीके से SN1 और SN2 को इफेक्ट डालेगा, जो हम पहले पढ़ते हुए आए हैं। एक थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। 3 डिग्री हेलो एल्केन है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री है और ये है। तो इसमें अगर 3 डिग्री सबसे जल्दी रिएक्शन कर रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं बच्चों? हम वो बात कर रहे हैं SN1 के लिए। और यही अगर वाइस वर्सा है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और ग्रेटर देन मिथाइल हैलाइड सबसे जल्दी रिएक्शन कर रहा है, तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों? SN2 के लिए। ये एक सामान्य सी जानकारी है जो हमें ध्यान रखनी है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नोट आपको याद रखना है बच्चों, वो है अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब बच्चों अलाइलिक क्या होता है? अलाइलिक ये होता है, और बेंजाइलिक जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, बेंजाइलिक ये वाले होते हैं। वो दोनों देंगे SN1 और SN2। जबकि विनाइलिक ये है बच्चों, विनाइलिक और फिनाइलिक यानी कि जो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, वो न तो SN1 देंगे ना SN2 देंगे। इन शॉर्ट वो SN रिएक्शन नहीं देंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका विनाइल क्लोराइड है, ये अलाइल क्लोराइड है, दोनों में आपने AgNO3 डाला, तो यहां पर तो बच्चों क्या होगा, ये क्लोरीन के लोन पर इधर इंटरफेयर करेंगे तो यहाँ रेजोनेंस है, तो ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, तो यहाँ पर कोई प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। जबकि इस वाली रिएक्शन में ये ब्रेक होगा, क्योंकि ये कंपाउंड SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे वाइट PPT आएगा किसका? AgCl का। क्लियर? तो अगर AgCl का वाइट PPT आएगा, इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। दूसरा फैक्टर देखते हैं कि नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का रिएक्शंस पे क्या फर्क पड़ता है? एक चीज रिमाइंड करवा दूं आपको, SN1 रिएक्शन जो है उसको न्यूक्लियोफाइल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जबकि SN2 रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है। क्लियर? देखते हैं किस तरीके से ये इफेक्ट डालेगी। तो अपन पहला एग्जांपल लेते हैं 3 डिग्री हैलाइड का। तो 3 डिग्री हैलाइड है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है? SN1। इसमें आपने पानी लिया यानी कि एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और एक आपने लिया OH- जो H2O की तुलना में स्ट्रांग है। दोनों ही सिचुएशन में अगर मैं इसको R1 नाम दूं, इसको R2 नाम दूं, तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इस चीज का तो लेना देना ही नहीं है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। क्लियर? तो ना तो SN1 पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही कोई दूसरे कंपाउंड पे फर्क पड़ेगा। इन दोनों कंपाउंड की रिएक्शन सेम होगी। अब यही क्वेश्चन H2O लिया आपने और CH3Cl से रिएक्शन कराई, तो ये रिएक्शन होगी SN2। यहाँ पे इन शॉर्ट आपको प्रोडक्ट जो है ये मिलेगा CH3OH। ये रिएक्शन का नाम 1 दे दो, और यही रिएक्शन आप OH- से करवाओ, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सवाल ये है कि अगर ये R1 है और ये R2 है, तो क्या R1 ग्रेटर देन R2 होगा, R1 इज इक्वल टू R2 होगा, या R2 ग्रेटर देन R1 होगा? क्लियर? बच्चों OH- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज आपको खुली आंखों से किस में दिख रहा है? OH- में। क्लियर? तो OH- में अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है H2O के कंपैरिजन में। तो इसका जो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? R1 इज ग्रेटर देन R2। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर? क्वेश्चन ये आता है कि हम न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाएंगे? न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो होगी वो बेसिकली उसके चार्ज पे डिपेंड करेगी। तो OH- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन H2O। इसी प्रकार RO- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ROH। क्लियर? कॉन्जुगेट न्यूट्रल स्पीसीज की कंपैरिजन में जो चार्ज स्पीसीज होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती है। ठीक है? ये सेकंड फैक्टर था।
एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताते हैं, एक टर्म आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, इन दोनों में क्या फर्क होता है बच्चों? अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम है, सेंटर सेम है, तो दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी होता है। यानी कि एक क्वेश्चन दिया मैंने, RO माइनस है, OH माइनस है और RCO माइनस है। सबसे पहले इसकी आपको बेसिसिटी बतानी है। तो बेसिसिटी बताने का एक तरीका, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। तो बच्चों अपन पहले एसिडिटी बनाते हैं इनकी। इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा एल्कोहल, ये आपका वाटर और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमें ये पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वाटर अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये एसिडिटी ऑर्डर हुआ। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका वाइस वर्सा। अब इसमें सेंटर देखिए कौन है? O माइनस। इधर भी कौन है? O माइनस और इधर भी O माइनस। तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा? RO माइनस इज ग्रेटर देन OH माइनस इज ग्रेटर देन RCO माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JEE and IIT and NEET also. क्लियर? ये दो फैक्टर पे हमने चर्चा करी। एक तीसरा फैक्टर और जिसकी अभी नाम आया है वो आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में हम बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कोई भी स्पीसीज की कि कोई भी कंपाउंड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मींस किसी के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो देना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। हम एक सिंपल सा, और बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी हम देखते हैं H प्लस के रेस्पेक्ट में, H प्लस या फिर पोजीशन ऑफ एसिड इक्विलिब्रियम। क्लियर? इसका मतलब ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन ये कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। तो आपको एक ट्रेंड याद रखना है, HF, HCl, HBr और HI, इनका एसिडिटी का ऑर्डर तो ये होता है बच्चों। इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है? इसका वाइस वर्सा हो जाएगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब बच्चों बात आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी की, कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। इसका रीजन होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फ्लोरीन अपने आप में इतना कंजूस है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है। एक एक्सेप्शनल केस आपको बता देते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का, वेरी इंपॉर्टेंट। CH3O माइनस, CH3CH2O माइनस और 3 डिग्री। इसका जो आप बेसिसिटी का ऑर्डर निकालेंगे, बेसिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। अब ये इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा आपका कंपाउंड जो बेसिक होगा वो कौन सा होगा बच्चों? 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। क्लियर? और न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, जाके कहीं पे जुड़ना है। तो क्योंकि इसका बड़ा साइज है उस वजह से ये जाके अंदर जुड़ नहीं पाएगा। तो इसका ऑर्डर होगा 1, 2, 3 एंड 4। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? जो फोर्थ आपका इफेक्ट है तो वो है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है बच्चों? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट मतलब कौन सा सॉल्वेंट कौन सी रिएक्शन को फेवर करता है। तो हेलो एल्केन जो है
एक पोलर होता है, तो पोलर है, हेंस पोलर सॉल्वेंट आर रिक्वायर्ड। पोलर सॉल्वेंट आपको चाहिए, तो पोलर सॉल्वेंट बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा होगा बच्चों आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा बच्चों आपका, उसमें प्रोटिक, जिसमें प्रोटॉन मिल सके आपको, यानी कि वाटर हो गया आपका, H किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो वो आपका पोलर प्रोटिक होगा। और इसमें जो सबसे फेमस है वो आपका वाटर। और जो प्रोटिक सॉल्वेंट है जनरली वो कौन सी रिएक्शन को फेवर करेंगे बच्चों, SN1 को, और एप्रोटिक करेंगे SN2 को। ये भी एक रिएक्शन पहचानने का तरीका है। तो इसमें जैसे आपका एसीटोन आ गया, दूसरा DMS, ये DMS DMF ये जहाँ भी आपको दिखे, दे ऑल आर फॉर SN2। DMF का मतलब होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, HCONH2, और DMS का मतलब होता है डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। क्लियर? ये दोनों सारे लोग जो होते हैं वो SN2 का फेवर करते हैं। इन जनरल आपको अगर रिएक्शन पहचाननी है तो SN1 है या SN2, इसमें सॉल्वेंट का भी आपका बड़ा रोल होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, RX है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर आपको दिया हुआ है DMF। तो DMF किसको फेवर करता है बच्चों, वो DMF करता है SN2 को, तो रिएक्शन आपकी होगी SN2। और यही अगर RX है, न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे H2O दिया हुआ है, सॉल्वेंट पे अपन डिपेंड करेंगे, तो रिएक्शन किस पे कौन सी हो सकती है, SN1। क्लियर? कुछ रिएक्शंस होती है जिससे आप पहचान सकते हो कि SN1 है या SN2। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपन क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे SN1 और SN2 का। क्लियर?